हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी और मिड टर्म एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके ज्योग्राफी में से उन क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद जरूर करके जाना, ठीक है। पेपर से पहले आप जरूर इसे याद कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 11 ESP के नाम से। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इसकी PDF भी डाल देंगे, तो आप यहाँ से इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप चैप्टर देख लो कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो इस मिड टर्म में आपके आने वाले हैं। तो इन चैप्टरों में से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भौतिक भूगोल है हमारा उसकी मुख्य शाखाओं के बारे में बताना है। तो देखिए मेनली इसको हम 4 कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। सबसे पहली शाखा है भू आकृतिक विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए भूमि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मेनली हम जैसे भूमि के लक्षण क्या हैं, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, पठार, मैदान, नदी, घाटी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सेकंड आपका आता है जलवायु विज्ञान। इसमें क्या होता है, जलवायु का अध्ययन करते हैं। और इसमें आ जाता है हमारा टेम्परेचर, इसमें वायु दाब, पवन यानी कि हवाएं, आंधी वगैरह, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। फिर तीसरा आपका जो घटक है यह है जल विज्ञान। इसके तहत क्या देखते हैं हम, जो महासागर होते हैं, जो नदी होती हैं, झीलें, हिमानियाँ, इसको देखते हैं। और चौथा है आपका यहाँ पे मृदा भूगोल, ठीक है। इसमें हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी में जैसे आपको पता है मिट्टी जो होती है, मृदा जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, उपजाऊपन किस मिट्टी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अध्ययन होता है। तो ये क्या था, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं थी। नेक्स्ट आपका कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं शामिल है। देखिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने का काफ़ी चांस है। या तो आपसे भौतिक भूगोल की शाखा पूछ लेंगे जो अभी आपको बताई है, या फिर मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर कौन सी उप शाखाएं आती है इसको, तो देखिए इसमें सांस्कृतिक भूगोल भी आएगा, इसके अंदर सामाजिक भूगोल भी आता है, इसमें जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक, ग्रामीण, कृषि भूगोल, ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी उप शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के 2 प्रमुख उपागम का वर्णन करना है। तो इसको 2 मुख्य जो उपागम है वो एक तो है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये भी कई बार आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा दें, ऐसे ना दें, और आपसे सीधा सीधा पूछें कि बताइए क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बीच में क्या अंतर है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमबद्ध भूगोल की। तो क्रमबद्ध भूगोल जो होता है इसमें एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौगोलिक तत्व में किसी एक विशिष्ट चीज को ले लेंगे और उस पे ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। जबकि अगर हम प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो इसमें एक प्रदेश की सभी भौगोलिक तत्वों को एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रदेश है, यहाँ पे कई सारे भौगोलिक तत्व हैं, तो इसमें सभी भौगोलिक तत्वों को पढ़ा जाएगा प्रादेशिक भूगोल में। लेकिन जब क्रमबद्ध भूगोल में पढ़ते हैं तो उसमें किसी एक विशिष्ट यानी कि किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर, किसी एक तत्व के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का एकीकृत रूप में प्रस्तुत करती है। ये जो क्रमबद्ध भूगोल होता है जिसमें हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र का एकीकृत यानी कि बिल्कुल उसका अलग से उसको देखा जाता है, उसको एक करके, ठीक है। अगर यहीं पे हम प्रादेशिक विधि, जो प्रादेशिक तरीका है, इसमें देखें तो इसको एकांकी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, अलग करके। और यह विधि राजनैतिक इकाइयों पे आधारित होती है और ये अध्ययन खोज तथ्यों को प्रस्तुत करती है। यानी कि इसका अध्ययन जो होता है इसमें खोज को देखा जाता है, क्या खोज हुई है, और जो उसके जो फैक्ट है उसको देखा जाता है, ठीक है। और इस अध्ययन में एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। यानी कोई एक घटक ले लिया, जैसे मान लो जलवायु ले लिया, तो फिर जलवायु के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर और क्या सब पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध भूगोल में। अगर यहीं पे हम प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें भौगोलिक इकाइयों पे आधारित होती है ये। और इसमें ये जो प्रादेशिक भूगोल है, इसमें ये जो तरीका है, इसमें किसी प्रदेश के वातावरण, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ पे वातावरण है, और मानव के बीच में उसका कैसा अंतर संबंध है, यानी वहाँ का वातावरण और मानव के बीच में क्या अंतर संबंध है, उसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों को सीमांकित कर दिया जाता है, ये अलग अलग इस तरीके से, और फिर इसका अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भूगोल विषय का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके फायदे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। देखिए मैं समझाता हूँ इसको कि भूगोल की आखिर क्या वैल्यू है, क्यों जरूरी है। तो देखिए भूगोल के अध्ययन से क्या होता है कि हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे आप भारत का भूगोल पढ़ोगे, आप किसी दूसरे देश का भूगोल पढ़ोगे, फिर किसी और देश का भूगोल पढ़ोगे, तो आपको वहाँ के जो समाज है उसके समाज के बीच में क्या भिन्नता होती है, ठीक है, इसको समझने में हमें क्या होती है, काफ़ी आसानी होती है। और क्या है, देखिए भूगोल जो है वो हमको भूपृष्ठ यानी जो ज़मीन होती है उसमें जो विविधता होती है उसको समझने में मदद करती है, क्योंकि भारत की भूमि अलग तरह की हो सकती है, चीन की भूमि अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, भारत में संसाधन अलग हो सकते हैं, चाइना में संसाधन अलग हो सकते हैं, जापान में संसाधन अलग हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने में, ये जो विविधता होती है, जो वैरायटी होती है, इसको समझने में जो ज्योग्राफी होती है, जो भूगोल होती है, ये हमारी मदद करती है। ठीक है, और समझिए, ठीक है, स्थान और समय संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। यानी कि ये जो विभिन्नता है ये किन कारणों से आ रही है, ठीक है, इसके पीछे कौन से कारक है, इसके बारे में भी जानने की योग्यता हमें भूगोल से मिलती है। भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, इसमें मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम मानचित्र को पढ़ते हैं और मानचित्र के जरिए हम वास्तविक जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो विभिन्न देश हैं उसके बारे में जानने में हमें काफ़ी मतलब मदद मिलती है। ठीक है, और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य जो होते हैं, ठीक है, विभिन्न तत्व जो हमारे धरातल में है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती है। फिर क्या है कि भूगोल का अध्ययन जो हम करते हैं तो उस समय विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण, पर्यटन, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि भूगोल से हमें पता लग जाता है कि कौन सी जगह, हम देखो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या वो पहाड़ी एरिया है, क्या वो समतल है, क्या वो पठार है। ठीक है, इन सब चीज़ों को, यानी कि टूरिज्म में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भूगोल होता है तो इसका पर्यटन में को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इसकी जानकारी से हमें कहीं ना कहीं पर्यटन में भी लाभ मिलता है। फिर भूगोल जो है इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, जैसे कि आज के समय में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका काफ़ी विकास हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या है कि भौगोलिक सूचना तंत्र हो गया या संगणक मानचित्र कला हो गई, ठीक है, यानी मानचित्र को कंप्यूटराइज कर देना, उससे जानकारी लेना, तो ये सारी टेक्नोलॉजी आज के समय में अवेलेबल है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर शुरू में जो प्रारंभिक समय में कई सारे सिद्धांत, कई सारी थ्योरी दी गई थी, कई सारी परिकल्पनाएं बताई गई थी। ठीक है, तो यही आपसे पूछी हुई है, आरंभिक यानी कि जो प्रारंभिक जो शुरुआत की जो संकल्पना थी उसके बारे में बताना है। तो तीन मेन संकल्पना मानी जाती है। पहले नंबर पे आपकी निहारिका हो गई, दूसरे पे लाप्लेस परिकल्पना हो गई, तीसरे पे आपकी चैम्बरलैंड और मोल्टन परिकल्पना हो गई। ठीक है, अब इन तीनों को समझेंगे। कई बार देखो पेपर में ऐसे आ जाता है कि बताइए निहारिका परिकल्पना से क्या अभिप्राय है, तो आपको सीधा ये बताना होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं निहारिका। देखिए इसके जो जनक है, इस परिकल्पना, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये किसने दिया है, इमैनुअल कांट ने दिया है। ठीक है, तो कांट इसके जनक है। इन्होंने क्या कहा था, क्या थ्योरी थी इनकी, समझिए। इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी गैस हो गई और अन्य पदार्थ हो गए, इनके जो घूमते हुए बादल थे इससे ही ग्रह बने हैं, ऐसा किनका मानना था, कांट का मानना था। ठीक है, तो ये है निहारिका परिकल्पना। सेकंड नंबर पे आती है लाप्लास। अब इन्होंने क्या कहा है इसे समझते। देखिए लाप्लास जो थे, इन्होंने इस वाली परिकल्पना में कुछ सुधार किया। सुधार करके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि घूमती हुई नेबुला को के जो कोणीय संवेग है वो जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो नेबुला जो था वो संकुचित हो जाता है, यानी कि जब उसका संवेग बढ़ेगा तो वो संकुचित यानी सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और संकुचित हो गई, और इसका जो बाहरी भाग है, जो बाहर का जो इसका हिस्सा था वो छोटे छोटे छल्लों के रूप में बाहर निकला। ठीक है, और उसके बाद ये जो छल्ले थे यही बाद में क्या बन गए, ग्रह बन गए। इसके बाद आती है तीसरी हमारी संकल्पना परिकल्पना। इसमें चैम्बरलेन हो गए और मोल्टन हो गए, इन्होंने क्या कहा है, इनकी भी सुनिए। देखिए ये कहते हैं कि सूर्य के पास से एक अन्य तारा तेज गति से गुजरा। ठीक है, सूर्य के पास एक दूसरा तारा बहुत तेजी से गुजरा, जिसके गुरुत्वाकर्षण वाले बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया, और बाद में वही टुकड़ा जो था वो धीरे धीरे उसी टुकड़े से क्या हुए, कई सारे ग्रह बन गए। ठीक है,
तो ये अलग अलग तरह की संकल्पनाएं जो हैं वो आरंभिक संकल्पनाएं हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो हो सकता है आपके पेपर में लाप्लास वाली थ्योरी पूछ लें, या फिर चैम्बरलेन वाली पूछ लें, या निहारिका वाली पूछ लें, या हो सकता है तीनों पूछ लें, तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। ये जो ग्रह बने थे, ठीक है, ये ग्रह कैसे बने थे, इसकी क्या अवस्थाएं थी। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसका अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इसकी 3 अवस्था बताई है। सबसे पहली अवस्था में क्या था कि ग्रहों का जो निर्माण है वो तारों से हुआ है, ठीक है, जो तारे थे इससे ग्रह बने हैं। और ये कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ था एक, ठीक है, और इसके क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कण के क्या थे, घेरा बन गया था, यानी एक तस्तरी सी विकसित हो गई थी इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया पहली अवस्था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहते हैं दूसरी अवस्था में ये जो गैसीय बादल के संघनन के कारण, फिर ये गैसीय बादल जो थे इनमें संघनन हुआ और इसके कारण क्रोड के आसपास का जो पदार्थ था वो छोटे गोलाकार पिंड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में के रूप में विकसित हुआ, जिसको ग्रहाणु कहा गया। और इसके बाद तीसरी जो अवस्था है उसे समझिए। तीसरी अवस्था में क्या हुआ, बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा बढ़ा तो ये जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे ये आपस में जुड़ गए, और ये छोटे छोटे टुकड़े होते थे पहले, ये आपस में जुड़ के क्या हो गए, बड़े बड़े पिंड बन गए, यानी बड़े बड़े टुकड़े बन गए, ठीक है। और यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था थी, यानी कि यहीं से जो हमारे ग्रहण का निर्माण हुआ, ग्रह बने, ठीक है। तो ये आपको याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि 11th की ज्योग्राफी जो है थोड़ी टफ है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये काफ़ी आपके पेपर में आ सकता है, द बिग स्प्लैट जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, द बिग स्प्लैट सिद्धांत जो है ये चंद्रमा की उत्पत्ति से रिलेटेड एक सिद्धांत है, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद, जब पृथ्वी बन गई थी उसके बाद मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पिंड यानी एक पत्थर का टुकड़ा मान लीजिए, ये पृथ्वी से टकराया, ठीक है। और जब ये टकराया पृथ्वी से तो इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा जो था वो टूट गया और अंतरिक्ष में जाके बिखर गया, और यही पदार्थ जो है बाद में चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, ठीक है। और ये घटना 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये द बिग स्प्लैट सिद्धांत जो है ये महत्वपूर्ण है, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताता है, कैसे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में बताता है। तो ये आपके पेपर में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्था का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है, इसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपको शुरुआत से लेके बाद में यानी अंतिम चरण तक कैसे हुआ है विकास ये बताना है। तो देखिए, शुरू में जो हमारी पृथ्वी है ना, ये यहाँ पे क्या होता था, काफ़ी चट्टानी, गर्म और वीरान थी, यानी हमारी पृथ्वी गर्म चट्टानी रूप में थी, बिल्कुल वीरान पड़ी रहती थी। फिर क्या होता है, इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था, बिल्कुल अलग सा। इसकी रचना कैसे हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से हुई थी, यानी हमारे जो वायुमंडल है इसमें कौन सी गैसें होती थी, हाइड्रोजन होती थी और हीलियम होती थी, इसी से इसका निर्माण हुआ था। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी जो है वो पहले से सुंदर बन गई, पहले से देखने में सही हो गई, और इस पे जल आ गया, और यहाँ पे जीवन के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो विकसित होने लगी। और पृथ्वी पर जीवन जो है आज से 460 करोड़ साल पहले विकसित हुआ था। पृथ्वी की जो संरचना है, जो, ठीक है, संरचना वो परतदार है, इसमें कई सारी परत है, जिसमें वायुमंडल सबसे बाहरी सीमा के रूप में है, ठीक है, और अन्य भी इसकी परतें हैं। और इसके बाद देखिए कालांतर में, यानी कि बाद में क्या हुआ, स्थलमंडल, वायुमंडल की रचना हुई, स्थलमंडल फिर वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके निर्माण के अंतिम चरण में हुई, यानी जो जीवन पृथ्वी पे आया था वो इसके बन जाने के लास्ट में आया है, बिल्कुल। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए पृथ्वी जो थी हमारी शुरू में गर्म थी और चट्टानी थी, बिल्कुल वीरान पड़ी थी, और वायुमंडल भी इसका बिल्कुल विरल पड़ा हुआ था। फिर क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें से इसकी वायुमंडल की रचना हुई थी। बाद में इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि पृथ्वी सुंदर हो गई, इस पे जल आ गया, इस पे जीवन आ गया, जीवन की स्थितियां विकसित हुई। और पृथ्वी की जो संरचना है उसमें कई सारी परत हैं, जिसमें वायुमंडल हो जाता है, हमारा स्थल मंडल हो जाता है, जल मंडल हो जाता है, ठीक है, ये सब इसकी परत में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। तो ये जो सिद्धांत है ये 1920 में एडविन हबल ने दिया था,
और इन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आकाश में जो आकाश गंगाएं होती है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो आकाश गंगाएं होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि आकाश गंगाएं जो गैलेक्सी वगैरह होती है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये सिद्धांत है। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इनका कहना था कि आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सारे के सारे पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित है, यानी सेपरेट सेपरेट स्थित थे, जिसका आयतन जो है वो काफ़ी सूक्ष्म होता था और घनत्व जो था इसका काफ़ी ज़्यादा होता था। परमाणु में क्या था कि अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा संचित हुई, उस एनर्जी के कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। बिग बैंग सिद्धांत जो है इसमें 3 लाख वर्षों के दौरान जो टेम्परेचर की बात करी जाती है वो 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया और परमाणुवीय जो पदार्थ थे इसका भी निर्माण हुआ। और ये कहते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब आकाश गंगाओं के बीच में अंतरिक्ष में वृद्धि हो रही है, यानी आकाश गंगाओं के बीच में जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा इनका मानना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप को परिभाषित करो और भूकंप के प्रभाव बताइए। देखिए भूकंप का मतलब क्या होता है, जब अचानक से झटके महसूस होने लगे, ठीक है, कंपन पृथ्वी पे महसूस होने लगे तो इसे भूकंप कहते हैं। इसको पृथ्वी का हिलना या भूमि का हिलना भी कहते हैं, भूमि का कांपना भी कहते हैं। और ये एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जब आता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो देखिए इससे भूमि हिल जाती है, धरातलीय विसंगति देखने को मिलती है, कई जगह पे पहाड़ी एरिया में भूस्खलन भी देखने को मिलता है, मृदा द्रवण हो जाता है, कई जगह पे धरातल विस्थापन हो जाता है, यानी जमीन हट जाती है, कई बार क्रैक हो जाते हैं जमीन पे, हिमस्खलन हो जाता है, कई बार बांध और तटबंध टूट सकते हैं, आग लग सकती है, ठीक है, इमारत टूट सकती है। अब आग कैसे लगेगी, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, करंट वाली तारें हैं, भूकंप आया, कोई खंभा वगैरह गिर गया, तारें आपस में टच हो गई, ठीक है, उससे ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। और इसके क्या है कि सुनामी की जो लहरें हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, वस्तुओं का गिरना हो सकता है, वस्तुएं गिर सकती हैं, ठीक है, धरातल एक तरफ झुक सकता है। तो ये कुछ इसके प्रकोप हैं जो कि देखे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी जो है वो किसे कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार जो है इसका वर्णन करना है। तो देखिए ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, यह अचानक से हो जाती है। इसमें क्या होता है, भूपटल पर अचानक से एक विस्फोट होता है जिससे लावा बाहर निकलता है, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें बाहर निकलती है। और इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। देखिए इस तरीके से होता है। और लावा जो है वो धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बना देता है, एक छेद बन जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है, जिसको क्रेटर कहा जाता है, यानी ये जो छेद है इसको क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ज्वालामुखी होती है। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ज्वालामुखी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं ये तो यहाँ पे बता दिया, इसके प्रकार को देखेंगे। तो ज्वालामुखी मेनली 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय, दूसरी होती है प्रसुप्त और तीसरी होती है विलुप्त। सक्रिय क्या है, यानी कि जो एक्टिव है, यानी ऐसी ज्वालामुखी जो एक्टिव है, यानी इस प्रकार की ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट जो है होते रहते हैं और इसका मुख जो है वो हमेशा खुला रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपको इटली की एक एटना ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके बाद आपकी आती है प्रसुप्त। इसमें क्या होता है, इसमें लंबे समय तक कोई भी उद्भेदन, कोई विस्फोट वगैरह नहीं हुआ हो, परंतु संभावना बनी रहती है कि हो सकता है कि कभी अचानक से ये ज्वालामुखी जो है क्रियाशील हो जाए, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। विलुप्त में क्या होता है, ये ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें विस्फोट जो है वो बंद हो जाता है और फ्यूचर में भी दोबारा से विस्फोट होने की संभावना जो है वो ना के बराबर रहती है, यानी कि दोबारा कभी उसमें विस्फोट होगा ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है म्यांमार का ये पोपा ज्वालामुखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तरंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भूकंपीय तरंग जो होती है कई प्रकार की होती है। इसमें आपकी भूगर्भीय तरंग हो गई, धरातलीय तरंग हो गई, पी तरंगे हो गई जिसको प्राथमिक तरंग कह रहे हैं, एस तरंगे हो गई जो आपकी सेकेंडरी यानी जो द्वितीयक जो तरंगे होती हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये तरंगे जो होती हैं क्या होती हैं। तो ये तरंगे जो हैं ये भूगर्भ यानी जमीन के अंदर है, इसका एक उद्गम केंद्र होता है। देखिए जब भी क्या होता है भूकंप आता है उसका एक उद्गम केंद्र होता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये किस जगह से शुरुआत हुई है भूकंप की। हो सकता है भारत में दिल्ली से शुरुआत हो भूकंप और धीरे धीरे वो दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच जाए या भारत में ही रहे, ठीक है। तो हर भूकंप का एक उद्गम केंद्र होता है जहाँ से तरंगे निकलनी शुरू होती हैं और वो विभिन्न दिशाओं में तरंगे जो होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है। ये तरंगे धरातलीय जो शैल होती हैं उससे क्रिया करके
और मजबूत तरंगों में बदल जाती है। और ये दो तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये स्प्रिंग के समान होती हैं, ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती हैं, ठीक है। और ये तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती है जो कि धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी द्वितीयक तरंगे। ये क्या होती है, ये रस्सी के एक झटके की तरह होती है, ये कठोर और ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है केवल। ये धरातल पर प्राथमिक तरंगों के पश्चात पहुंचती है, पहले प्राथमिक तरंगे आती है उसके बाद ही ये द्वितीयक तरंगे पहुंचती है। धरातलीय तरंगे की बात करते हैं तो देखिए ये जो तरंग होती है ये धरातल पे सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है। गहराई के साथ इसकी तीव्रता जो होती है कम होती है, जैसे जैसे गहराई में पहुंचते हैं इसकी जो तीव्रता होती है वो कम होने लग जाती है। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय शैलों के बीच में जो अन्योन क्रिया होती है उससे कई सारी नई नई तरंगें उत्पन्न होती है, ठीक है। इन्हीं को धरातलीय तरंग कहते हैं। ये तरंगें जो होती हैं धरातल के साथ साथ चलती हैं, जहाँ पे धरातल है उसके साथ साथ चलती हैं। और ये जो तरंग होती है इनका वेग जो होता है वो अलग अलग घनत्व वाले प्रदेशों में गुजरने पे परिवर्तित होता है, ठीक है। अलग अलग घनत्व वाले क्षेत्र से जा रही है, कभी किसी क्षेत्र से कभी किसी क्षेत्र से, तो इसकी जो स्पीड होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कहीं पे ये तेज भी हो सकती है तो कहीं पे ये धीमी भी हो सकती है। धरातल पर ये क्या करती है, जान माल का सबसे अधिक नुकसान इन्हीं तरंगों से होता है। कई जगह पे क्रैक हो जाते हैं, लोग गिर सकते हैं, बिल्डिंग गिर सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है आपको। तो देखिए पृथ्वी की मेनली 3 परत होती है। सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, फिर उसके नीचे की परत जो होती है इसको मेंटल कहते हैं, फिर इसका बाह्य कोड आ जाता है और फिर इसका आंतरिक कोड आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको कई परत में बांट के हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी की जो पहले नंबर पे होती है। तो देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है, आप धरती देखते हो ना, जमीन, ये भूपर्पटी ही होती है और ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक आपको मिलेगी। और इस परत का चट्टानों का घनत्व जो होता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। मेंटल जो होता है वो उसके नीचे होती है, यानी भूपर्पटी जो होती है उसके जो नीचे की जो जगह है वो मेंटल कहलाती है। और ये भूपर्पटी से स्टार्ट होती है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक नीचे जाती है। इसके बाद आता है क्रोड। ये मेंटल जो होता है इसके भी नीचे का जो हिस्सा होता है ये क्रोड होता है। इसको हम आंतरिक और बाह्य क्रोड 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत में अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। देखिए वेनगर जो है ये विद्वान थे। वेनगर ने ये माना था कि जो कार्बनीफेरस युग है इसमें क्या था, सभी स्थल भाग जो है वो एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े थे, यानी एक स्थल हो गया फिर दूसरा स्थल हो गया, इस तरीके से बड़े बड़े स्थल थे और एक दूसरे से जुड़े थे। इस विशाल स्थलीय भाग को, ये जो पूरा स्थलीय भाग है इसको पेंजिया नाम दिया गया। वेनगर जो थे उनका मानना था कि पेंजिया के कुछ भाग जो है वो भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे, ठीक है। ये किधर की तरफ खिसक रहे थे, भूमध्य रेखा की ओर। और ये प्रक्रिया जो है आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी आज से 30 करोड़ साल पहले अंतिम कार्बनीफेरस युग में शुरू हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले जो प्लेस्टोनियस युग था इसमें महाद्वीपों में वर्तमान स्थिति के अनुरूप, जैसे आज के समय में महाद्वीप है ना अलग अलग आपको दिखते हैं, तो आज की स्थिति के बिल्कुल मिलते जुलते आकार धारण कर लिया था। आज के समय में अगर आप देखोगे, आप कभी वर्ल्ड मैप देखना तो आपको ऐसे उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप दिखेगा, दक्षिणी अमेरिका दिखेगा, ठीक है, फिर आपको यूरोप दिखेगा, एशिया दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा। तो इस तरीके से आज जैसा महाद्वीप आपको दिखता है ऐसा ही माना जाता है कि इससे मिलता जुलता ही रूप जो था उस समय भी धारण कर लिया था। अगला सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें क्या माना जाता है इसको समझते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि विद्वान ये समझ नहीं पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप जो हैं ये सीमा पर कैसे तैरते और विस्थापित होते हैं। यानी आप देखोगे कि सारे जो महाद्वीप हैं वो समुद्र से घिर रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जाता है कि कैसे ये जो बड़े बड़े जो भूमि के टुकड़े हैं जो समुद्र के बीच में आपको दिखते हैं ये कैसे तैर सकते हैं और विस्थापित हो सकते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और उस समय विद्वानों का ये विचार था कि महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है और जो भूगर्भ है यानी ज़मीन है इसमें तापमान में अंतर होने के कारण क्या थी, कुछ संवहनीय धाराएं चलती थी और इससे जो प्लेटें होती हैं उसको गति मिलती थी उन धाराओं के कारण।
और इससे जो प्लेटें थी ये हमेशा गतिशील रहती थी, क्योंकि जो प्लेटें तैरती हैं नीचे, वो क्या होती है, जब उसको एक तरह से एक गति मिल जाती है तो वो तैरती ही रहेगी, तो जब उनको गति मिलती थी तो वो गतिशील ही रहती थी। और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा हुआ, उसी से महाद्वीप जो है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ विस्थापित होने लगे। अगला क्वेश्चन है कि अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा जो है इसमें क्या अंतर है। तो अपसारी सीमा को देखते हैं पहले। इसमें क्या है, इसमें जो दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, यानी एक इधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, अपोजिट, अलग अलग हटती हैं। इसमें नई परपटी का निर्माण होता है और इसमें जो स्थान होता है इसको प्रसारी स्थान कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, मध्य अटलांटिक जो क्षेत्र है इसको। अभिसरण सीमा में क्या होता है, इसमें जो दो प्लेट होती है वो एक दूसरे के समीप आती है, यानी कि आसपास आ जाती है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसने लग जाती है, ठीक है, और भूपर्पटी इससे नष्ट होती है। इसको प्रविष्टन क्षेत्र कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्रशांत महासागर प्लेटें और अमेरिकी प्लेटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेनगर जो थे इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना था, कि कौन से कारण है उसके पीछे। तो देखिए इन्होंने दो कारण बताए थे इसके। सबसे पहला था पोलर फ्लिनंग बल और दूसरा था ज्वारीय बल, ठीक है। तो पोलर फ्लिनंग बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन, यानी जो पृथ्वी हमारी घूमती है इसके कारण महाद्वीप जो है अपने स्थान से खिसक गए हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरा क्या है, ज्वारीय बल। इसमें क्या था कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है ये। इस आकर्षण बल के कारण जो महाद्वीपीय खंड है इसका विस्थापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं। मृदा के निर्माण में कौन से कारक हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका है जलवायु, सेकंड है आपका मूल पदार्थ जो होते हैं मृदा में, तीसरा उच्चावच हो जाएगा, फिर जैविक क्रियाएं कुछ होती है, और फिर एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगता है इसके निर्माण होने में। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो ये इसमें विलयन होता है, जब चट्टानें टूटती हैं तो उसमें कुछ विलयन होता है, कुछ कार्बोनेशन होता है, फिर जल योजन भी होता है, इसमें ऑक्सीकरण भी होता है। तो ये कई सारी इसके स्टेप हैं, इसकी प्रक्रियाएं। विलयन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, चट्टान में जो मौजूद कई प्रकार के जो खनिज हैं वो जल में घुल जाते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। इस प्रकार से क्या होता है, इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे खनिज जो युक्त शैलें होती हैं वो धीरे धीरे अपक्षित होने लग जाती है। फिर कार्बोनेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि देखिए वर्षा के जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वर्षा के जल में मिलती है, इससे कार्बनिक अम्ल बनता है, और ये अम्ल जो है ये चूना युक्त जो चट्टान होती है उसको उस पर गिरता है तो वो धीरे धीरे घुलने लग जाती है। जल योजन, कुछ चट्टानें जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती हैं और फैलकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है, बाद में ये टूटने लग जाती हैं। ऑक्सीकरण क्या है, ये लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोहे पे देखते हो जंग लग जाता है, और चट्टानों का ऑक्सीजन गैस से संपर्क में आने से ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया जो है वायुमंडल और ऑक्सीजन में युक्त जल से मिलने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट आपका गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है। देखिए गॉर्ज जो है एक गहरी संकरी घाटी होती है जो काफ़ी संकरी होती है। इसमें दोनों किनारे जो होते हैं वो तेज ढाल के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा किनारा, उसमें काफ़ी तीव्र ढाल होती है। जबकि जो कैनियन होती है उसके किनारे भी जो होते हैं वो खड़ी ढाल वाले होते हैं, ठीक है, ऐसी होगी। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो ना किनारा कितना खड़ी ढाल वाला है, इस तरीके का होता है। और कैनियन की चौड़ाई जो है वो तल तथा ऊपरी भाग में लगभग एक जैसी ही होती है। गॉर्ज की चौड़ाई जो होती है वो तल में कम होती है, लेकिन जो ऊपर का भाग होता है उसमें उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। कैनियन का निर्माण जो है वो ज़्यादातर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गॉर्ज जो है वो कठोर चट्टानी क्षेत्रों में ही बनता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल विषय का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ये आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो लंबी तट रेखा है इसके क्या प्रभाव। देखिए आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, नीचे का भाग है, यहाँ ये समुद्र है, ठीक है, तटीय इलाका है ये सारा का सारा। तो लंबी तट रेखा है भारत के पास, तो इससे इसका क्या प्रभाव है तो इसको देखते हैं। तो देखिए भारत की एक लंबी तट रेखा है और उसके हमें बहुत सारे लाभ है। क्या क्या हो सकते हैं इसको समझते हैं। देखिए जैसे अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले महासागरीय जल जो है वो भारत से होकर गुजरते हैं। आप कभी वर्ल्ड मैप देखना, उसमें देखना जो समुद्र है वो कहीं ना कहीं अन्य महाद्वीपों के देशों को भी जोड़ती है, और वो सारे रास्ते जो है वो भारत से ही होकर गुजरते हैं, तो इससे भारत को लाभ है। फिर क्या है कि व्यापार के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा हो जाता है भारत को।
और बंदरगाहों के विकास के लिए भी यहाँ पे दशाएं जो है वो सही उपलब्ध है, इससे रोजगार भी सृजन होता है, नए नए रोजगार का। वस्तु हो गई या फिर कच्चा माल जो हो गया उसका आयात करना हो या फिर उसका निर्यात करना, उसमें भी लाभ है, क्योंकि समुद्री मार्ग के कारण बाहर से हम चीज़ों को खरीद भी सकते हैं और अपने यहाँ से चीज़ों को बेच भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद का महासागर है, ऐसा क्यों? तो देखिए, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशियाई जो है उसके बीच में हिंद महासागर के तट पर भारत की जो स्थिति है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो महासागर है इसका जो उत्तरी छोर है और इस पर स्थित भारत की जो तट रेखा है वो किसी भी देश की तट रेखा से अगर हम कंपेयर करें तो भारत की तट रेखा जो है ये यहाँ से जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। और भारतीय प्रायद्वीप जो है वो हिंद महासागर से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर हो या पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो, इसका भी निर्माण यहीं से हो रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर जो है वास्तव में हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद का ही महासागर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो विशाल मैदान है इसको उच्चावच की भिन्नताओं के आधार पर कैसे आप बांट सकते हो? तो देखिए, एक भाबर क्षेत्र हो जाता है। ये क्षेत्र कौन सा है? भाबर। ये क्या है? जो शिवालिक पर्वत है इसकी जो तलहटी जो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक पतली सी पट्टी है जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये क्षेत्र जो है ये भाबर कहलाता है। यहाँ पे क्या है कि जो हिमालय पर्वत है इससे जो कुछ नदियाँ निकलती हैं उससे उन नदियों से कुछ कंकड़ पत्थर रेत जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, और कभी कभी ये नदियाँ मलबे के रूप में लुप्त भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है, सूख भी जाती हैं, फिर वापस से आ जाता है पानी इसमें। ठीक है, तो ये भाबर क्षेत्र है। इसके बाद है तराई। भाबर के जो दक्षिण में जो क्षेत्र आता है वो तराई वाला है, यानी जो नीचे का क्षेत्र है वो तराई वाला है। ठीक है, भाबर के समानांतर इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 12 किलोमीटर ही है, जैसे आसपास ही है उसके। और भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ जो है इस प्रदेश में धरातल पर निकल जाती है, यानी जो जो नदियाँ यहाँ पे खो जाती थी वो यहाँ पे धरातल पे दिख जाती हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी दलदल भी होता है और यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता है बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। देखिए, बांगर क्या होता है? यहाँ ये मैदान का वो हिस्सा होता है जहाँ पे नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। ठीक है, इस क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, और इस क्षेत्र में कहीं पे चूना युक्त कंकरीली कंकर टाइप की मिट्टी आपको पाई जाती है। खादर की बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल जो है वो आ सकता है, हर साल आता रहता है। इस कारण क्या होता है कि हर वर्ष मिट्टी की जो नई परत है यहाँ पे बिछ जाती है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे बिछ जाती है। हर वर्ष यहाँ पे मिट्टी की नई परत आती है और जमाव के कारण यही खादर क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि बार बार पानी आता रहता है तो उसके साथ जो मिट्टी आती है या जो भी चीज़ें आती हैं उससे यहाँ की ज़मीन जो है वो उपजाऊ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों को 3 बिंदु में आपको बांट के उसका बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो देखिए, ये द्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। आप देखोगे ना मैप में तो बंगाल की खाड़ी के साइड देखोगे तो आपको अंडमान निकोबार दिखेगा, और अरब सागर की साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप के नाम से दिखेगा। बंगाल की खाड़ी में लगभग 527 के करीब द्वीप है, जिनको हम 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। ठीक है, कुछ द्वीप ऐसे हैं जो हमेशा मतलब जहाँ पे कुछ पर्वत है वो हमेशा पानी से घिरे रहते हैं, पानी रहता है उस पर, और कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी के कारण हुई है। और बैरन द्वीप समूह जो है भारत का इकलौता जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद अरब सागर वाले साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखेगा, मिनिकॉय वाला जो क्षेत्र है ये शामिल है। ये पूरा द्वीप जो है ये यहाँ पे आपको प्रवाल निक्षेप बना, यानी कि जो कुछ समुद्री जो वो पत्थर होते हैं, कुछ अंदर की जो वनस्पतियाँ होती है, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 36 द्वीप हैं और इसमें 11 पर मानव भी रहते हैं, यानी 36 द्वीप में से 11 में तो लोग भी रहते हैं। मिनिकॉय जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, जो पूरा द्वीप जो है 11 अंश चैनल जो 11 डिग्री चैनल है इसके द्वारा 2 हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो पर्वत है इनके बीच में अंतर बताना। तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, भारत का मैप है, इसमें मैंने ये जो कलर कर दिया ना, ये ब्लैक कलर, इधर जो पर्वत है ये पश्चिमी घाट कहलाते हैं, और इधर आपको ये जो रेड सा कलर दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको पर्वत दिखाई देंगे ये पूर्वी घाट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की, ठीक है, यानी ये ब्लैक वाले हिस्से की। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में जो क्षेत्र आता है वो पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ये उत्तर में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से शुरू होता है, आप देखोगे इसे ध्यान से तो इधर महाराष्ट्र से शुरू होगा और नीचे में कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और दक्षिण में ये नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, गोवा का क्षेत्र भी आ जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीलगिरी, केरल का जो अनामलाई क्षेत्र है, इलायची की पहाड़ियाँ जो है ये सब यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये पर्वत जो है लगातार एक श्रेणी के रूप में, मतलब एक के बाद आपको दिखेंगे। और इस पर्वतीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई जो है 1500 मीटर है, जो कि उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ रही है, यानी महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक बढ़ती जाती है। और इसके बाद एक बार चलते हैं पूर्वी घाट पे। तो देखिए दक्कन का पठार जो है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है उसे पूर्वी घाट कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, महानदी की जो घाटी है यहाँ से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक ये फैले हुए हैं। और पूर्वी घाट पर्वत की मुख्य श्रेणियाँ जो थी उसमें जवादी पहाड़ियाँ हो गई, बालकोडा श्रेणी हो गई, नाला माला हो गई, ठीक है, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ थी ये हो जाती है। पूर्वी घाट जो है इसमें पर्वत की श्रेणी लगातार नहीं है, ठीक है, जैसे कि उसमें लगातार थी एक के बाद एक थी, यहाँ पे लगातार नहीं है। यहाँ पे कई बड़ी नदियाँ जो है इनको काट कर अपना मार्ग बना लेती है, यानी एक पर्वत है फिर नदी आ जाती है, फिर दूसरा पर्वत है, इस तरीके से बीच में यहाँ पे नदियाँ वगैरह भी आ जाती हैं। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत जो है नीलगिरी पहाड़ियों से आपस में आके मिल जाते हैं, ठीक है। और इस श्रेणी से कोई बड़ी नदी यहाँ पे निकलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत जो है इसके बीच में आपको 5 अंतर बताने हैं। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं ना, ये कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, बहुत ज़्यादा कठोर पत्थर है यहाँ पे और प्राचीन है। इसका निर्माण और इस एक उत्खंड के रूप में हुआ था। ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक जो स्थल क्षेत्र है ये केवल इस तटीय क्षेत्र वाले में एक छोटी सी अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे कुछ समय के लिए, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है इसमें मेनली अवशिष्ट पर्वत आते हैं, अरावली पर्वत भी इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ नदियाँ भी हैं जो कि उथली और मंद ढाल वाली है, ज़्यादा गहरी नहीं है, उथली है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। अब हिमालय पर्वत की बात करें तो आपको पता है ये कोमल पर्वत है और ये नवीन पर्वत है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न हलचलों से बना है। हिमालय पर्वत जो है ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक एक लंबी अवधि तक जलमग्न ही रहा, यानी पानी में ही डूबा रहा लंबे समय तक। हिमालय और उससे संबंधित जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कमजोर हैं और लचीली हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वलन हो जाता है, विरूपण हो जाता है, कई बार टूट फूट भी दिखती है। तो ये महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जल संभर क्षेत्र के आधार पे जो भारतीय अपवाह द्रोणियाँ है उसको कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। क्वेश्चन है कि नदियों की उपयोगिता के बारे में बताना है, नदियों के क्या फायदे हैं, क्या उपयोग है। तो सबसे पहले नदियों का उपयोग होता है सिंचाई के लिए। आपको पता है भारत जैसे देश में नदियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नदियों का यूज जो खेती होती है सिंचाई के लिए किया जाता है। फिर जल शक्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। फिर जल मार्ग के रूप में भी ये यूज़ होता है। यहाँ से क्या है, नाव के जरिए या जहाज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो देखिए ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो, आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।